इमरान खान के लिए बहुत बुरा दिन है। अपने जहन में ये बावर कर लें कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब की बहुत शदीद क्लास ली है। नेगोशिएटिंग टीम होगी, उसका सरबराह मैंने फवाद चौधरी को बनाकर भेजना है, क्योंकि ये कसम खा के भी मुकर सकता है। और कौन हो सकता है, तो आज आपको मैं ये बता रहा हूँ 10 तारीख को 2023। अस्सलाम वालेकुम, मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। और मैं ममनून हूँ उन तमाम लोगों का कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, और जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी दरख्वास्त है इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज जनवरी है 2023 है और 10 तारीख है। 10 तारीख है जनवरी 2023 की। और आज आपको जब मैं प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ, आप उनको पल्ले से बांध लें, क्योंकि मैं आया हूँ और मेरी चुड़ैल बहुत मुखबरियाँ लेके आई है, चुड़ैल जो है, और चुड़ैल ने बड़े मुझे अंदर के हाल अहवाल बताए हैं। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में असल में सियासत के ऊपर प्रेडिक्शन देते हुए लोग डरते हैं, घबराते हैं। उसकी एक वजह ये है कि जहाँ पे लॉजिकल हरकतें हो रही हों, जहाँ पे लॉजिकल बात हो, तो वहाँ पे आदमी 2 जमा 2 जमा 2 कहता है, ये 6 हो गया। लेकिन पाकिस्तान में वो 222 भी हो सकता है, कुछ का कुछ भी हो सकता है। आज मैं जो बात कह रहा हूँ हो सकता है कल को बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए। तो इसलिए इसको इस तनाजुर में ज़रूर रखिएगा और उसमें ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपको चंद एक बातें मैं बता रहा हूँ कि कुछ खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बहुत अहम खबरें हैं मुल्क की सियासत के हवाले से कि क्या होने जा रहा है। इमरान खान के लिए बहुत बुरा दिन है, और ये आज के दिन की बात नहीं कर रहा, अगले 1 महीना इमरान खान के लिए बहुत बुरा है। परवेज़ लाई के लिए अच्छी खबरें हैं, बेहतर खबरें हैं। मोना सलाई के लिए अब जो है उसका सितारा गर्दिश में आ रहा है, ये मैं आपको बताऊं। लेकिन जो टाइम अच्छा शुरू होने वाला है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का टाइम शुरू होने वाला है, और कुछ और लोगों का। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपको मज़ीद डिटेल्स ही मिलें और मैं आपको और तफसीलात बताता हूँ। हुकूमती जमात ने तो बड़े फैसले कर लिए, लेकिन पहले फैसलों से पहले मैं आपको बताऊँ कि कल मियाँ नवाज शरीफ की और मियाँ शहबाज शरीफ की बड़ी अपना टैपटास हुई है, और बड़े मियाँ साहब ने छोटे मियाँ साहब की बहुत शदीद क्लास ली है। छोटे मियाँ साहब एक पूरा प्रपोजल लेके गए थे कि क्यों इसहाक डार साहब को तब्दील करना है, और इसहाक डार साहब को तब्दील करने से पहले अपनी जमात में और फिर इत्तेहादी जमातों में और फिर मुल्क में किस तरह से अमन होगा और क्या फ़ायदा होगा। तो बड़े मियाँ साहब ने आगे से सुना है, टका सा जवाब दिया, उनको कहा कि तुम अपना मजाक बनवाना चाहते हो, थोड़ा सब्र करो, पहले तुम्हें हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। जिन हालात में तुमने हुकूमत ली है वो भी बेवकूफ़ी की हालात थी। खुद इमरान को गिरने देना था अपने बोझ के नीचे, और 1 महीना रहता तो लोगों ने उसकी बोटियाँ नोटनी थी, उनके जो हाल उसने कर दिया था। लेकिन तुम्हें शौक था वज़ीर आज़म बनने का, तो बहरहाल अब भुगतो और ज़रा बर्दाश्त करो। तो कल जब से प्लेजेस आए हैं 8.5 बिलियन डॉलर के, और उम्मीद है कि आज ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, तो अब कुछ ढारस बंदी है हुकूमत की। और क्या कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से भी अगले 1-2 दिन में है। और आज 10 तारीख को आपको मैं बता रहा हूँ, 10 तारीख 2023 जनवरी को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8 से 10 दिन के अंदर आप सुनेंगे कि चाइना भी पाकिस्तान को एक स्पेशल पैकेज दे रहा है, और इंशाल्लाह देगा। और ये मेरी चुड़ैल बड़ी अंदर की मुखबरी लेके आई है कि चाइना एक साइजेबल पैकेज दे रहा है। तो फिर हमारे ये फॉरेन एक्सचेंज के मसले तो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी और किसी तरह इन पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन अभी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और नून लीग के लोग ये समझते हैं, जो सीनियर रहनुमा है सारे, कि हमें अभी फौरी तौर पे अपनी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए अगले 10-15 दिन के अंदर। और ये जो टेक्नोक्रेट का आप लफ्ज़ सुन रहे हैं ना, टेक्नोक्रेट लफ्ज़, ये किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं, ये नून लीग के अंदर से आया है। नून लीग चाह रही है अपनी मर्जी के टेक्नोक्रेट सामने ला के बिठा दे, और उसको एक ब्रीदिंग टाइम मिल जाए 6 महीने से 1 साल का, कि जिसमें वो आवाम के अंदर जिंदा हो। लेकिन उनका ये जो फार्मूला है, ये हर तरफ से इसको रिजेक्शन हो गई है। कोई इस फार्मूला को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, कोई टेक्नोक्रेट को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तुमने काम करना है तो करो, वरना घर जाओ और किसी और को आने दो। अब वो और कौन हो सकता है, तो आज आपको मैं ये बता रहा हूँ 10 तारीख को 2023 की जनवरी है, इमरान खान नहीं है। और इमरान खान के जितने सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो अपने जहन में ये बावर कर लें कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। और पाबंद सलासल भी होना है, लेकिन उसमें अभी बड़ा वक्त है। यानी जेल तो जाना है इमरान खान ने, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है। तो इमरान खान ने एक बड़ी एक्टिविटी शुरू कर दी है। इमरान खान 2 लोगों को, 2 तबकों को बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। एक, वो हर गद्दी नशीन को मिल रहे हैं, वो बुशरा बीबी की मेहरबानी है, वो बुला बुला के मिलवा रही हैं।
उनका ख्याल है कि ये जो सज्जादा नशीन है ना, ये लीडर से बड़े होते हैं, क्योंकि लीडर को खड़े होकर आप हाथ मिलाते हैं उसका, और जो गद्दी नशीन होता है, ये सज्जादा नशीन होता है, उसका हाथ आप चूमते हैं। तो इनकी फॉलोइंग बहुत है, तो वो बुशरा बीबी की वजह से उनका ख्याल है कि मेरे पास बहुत बड़ा गढ़ है। दूसरा, उन्होंने वकला के अंदर बहुत ज़्यादा इनरोड्स करना शुरू कर दिए, और रोज़ वो 10-10, 15-15, 20-20 वकला को मिलना शुरू हो गए हैं, ताकि उनका ख्याल है कि जब उनके पर मुश्किल वक्त आएगा तो वकला तहरीक एक शुरू हो जाएगी, और उनके हक़ में जो है वो सड़क पे वकील आएंगे, और फिर वकीलों के साथ सिविल सोसाइटी आएगी। लेकिन ऐसा अभी मुमकिन नहीं है, अभी ज़रा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोगों को अपनी रोटी पानी का पड़ा हुआ है, लोगों को बाकायदा रोज़ी का पड़ा हुआ है, लोगों को लाले पड़े हुए हैं कि काम होना है कि नहीं होना, बत्ती आनी है कि नहीं आनी, पानी आना है कि नहीं आना। ये भी हो गया। तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो उम्मीदवारों का नहीं मैं कह रहा, मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त शायद अगले 20 दिन में, महीने के अंदर टूट जाए। और ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दिका बात आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब का पूरा ब्लॉक जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात उनके अगली स्टेज पे पहुँच गए हैं, और मखदूम अहमद महमूद जो हैं उन्होंने बहुत मेजर डील एक स्ट्राइक कर ली हुई है इन सारे, यानी जो साउथ पंजाब के लोग हैं, और तकरीबन 20 के करीब साउथ पंजाब के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और अगले इलेक्शन में जो तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से पीपल्स पार्टी कर रही है, तो ये साउथ पंजाब की अपनी सीट्स हैं, उसकी समझे 18-20 के करीब वो सीट्स होंगी, और 4 से 5 सीट्स जो हैं वो बहुत सीरियसली टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब में। और जो जो लोग जीतने की जिनकी उम्मीद है पीपल्स पार्टी को, मैं आपको वो बता देता हूँ। नंबर 1 पे राजा साहब जीतेंगे, राजा परवेज़ अशरफ साहब जीतेंगे गुजर खान से। आपको हैरानी की बात बता रहा हूँ कि कायरा साहब जीत सकते हैं, क्योंकि गुजरात के चौधरी इतना बदनाम हो रहे हैं पैसा लगाने के बावजूद, लेकिन लूट खसूट की वजह से अपनी, कि गुजरात के अपने अंदर उनकी जो बरादरी है उनके खिलाफ उबल रही है, तो वहाँ पे कायरा साहब का बहुत अच्छा चांस बन रहा है गुजरात शहर और वज़ीराबाद के अंदर। एक और जो चिन्योट की साइड से जिसकी बड़ी उम्मीद है जीतने की, और उसकी बड़ी गुडविल है उस कैंडिडेट की अपनी वहाँ पे, वो नदीम अफजल चंद है। और एक चौथे कैंडिडेट सेंट्रल पंजाब के आपको बताऊँ, वो फैसल साले हयात है। फैसल साले हयात को डिस्काउंट मत करिएगा, गद्दी नशीन हैं, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है, बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल वो हैं, ना सिर्फ अहले तशी में बल्कि अहले सुन्नत वल जमात में भी, और सेकुलर लोगों में भी उनकी एक बड़ी ग्रिड है। ये 4 सीटें आप समझें सेंट्रल पंजाब से इस वक्त उनकी पकी हैं, और कोशिश वो कर रहे हैं कि उनको फैसलाबाद से मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई का बड़ा बुरा हाल है, फ़ारूक हबीब वगैरह का। इन लोगों की यकीनी तौर पे अपनी ज़मानतें भी ज़ब्त होनी है। एक भौंकने वाला कुत्ता है, बड़ी मोटी दुम वाला, दुम कटी हुई है उसकी, उसने बड़ी कोशिश की कि पीपल्स पार्टी बहु बहु करता हुआ जाए और ज्वाइन कर ले, तो आगे से उसको लात पड़ी। फिर वो नून लीग की तरफ गया, मुझे पता चला कि परसों नून लीग ने भी उसको लात मार के कहा कि नहीं, हमने यहाँ पे कोई ऐसा बहु बहु करने वाला नहीं रखना। बहरहाल कुछ लोगों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने ज़ीरो टॉलरेंस, यानी नेगोशिएशन पॉलिसी का इजहार कर दिया, जिनसे वो डील नहीं करेंगे। मसलन शाह महमूद कुरैशी पूरी कोशिश के बावजूद पीपल्स पार्टी नहीं जा सकते, फिरदौस आशिक अवान पूरी कोशिश के बावजूद पीपल्स पार्टी नहीं जा सकती, फवाद चौधरी पूरी एफर्ट्स के बावजूद पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते, और जो आप समझें कि कर सकते हैं उनमें चौधरी सरवर वो नंबर 1 है। बलूचिस्तान के बहुत लोग अगले 3 दिन में आज 10 तारीख को कह रहा हूँ आपको, आज की 10 तारीख जनवरी की 2023 की बहुत अहम है। अगले 3 दिन में बलूचिस्तान के 3 बड़े लीडर्स जो हैं, ख़ास तौर पे मरी ट्राइब के, वो जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं पीपल्स पार्टी को। सो पीपल्स पार्टी अपनी पूरी मैन्यूवरिंग कर रही है। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी के बार बार बयानात आ रहे हैं कि जनाब हमने इलेक्शंस टाइम पे करवाने हैं, क्योंकि उनकी जो तैयारी हो रही है वो उस इलेक्शन की डेट को लीड कर रही है वहाँ पे अगस्त तक। और अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो फिर इमरान खान ने अपनी एक निजी महफिल में, जिसमें परवेज़ लाई को उन्होंने बड़ी गालम गलोच की और बड़ा बुरा भला कहा, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस्मान बुज़दार को पीटीआई का हेड बना दूं। तो आगे एक दो लोगों ने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा माई बाप माफ़ कर दो, आप कोई वैसे बदला लेना है तो ले लें, लेकिन ये ना करें। तो उनका नहीं, मुझे कॉम्पिटेंस मैंने देख ली है,
मुझे लॉयल्टी चाहिए और बुज़दार मेरा लॉयल है। तो परवेज़ इलाही को तो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में कहा है। उन्होंने कहा कि मोनस अभी तक इसलिए वापस नहीं आया कि वो बड़ी रकम खा के गया ही यहाँ से, तो पहले उस रकम को टिकाने लगा रहा है और फिर वहाँ पे ऐश भी कर रहा है। न्यू ईयर के बाद अभी तक उसकी पार्टी चल रही है और वो ख़त्म हो रही है। तो और उन्होंने पीटीआई कोर कमेटी में, यानी कोर अपने लोगों को, 3-4 लोगों को ये कहा है कि जो मर्जी हो जाए, हमने काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट में एक सीट भी नहीं देनी। और मिसाल उन्होंने ये दी कि मैंने जो हमारी नेगोशिएटिंग टीम होगी उसका सरबराह मैंने फवाद चौधरी को बनाकर भेजना है, क्योंकि ये कसम खा के भी मुकर सकता है। तो मैंने ऐसे लोगों से इनकी डील करानी है जो कसम खा के मुकर जाएं। ये इमरान खान ने किसी और को कहा, अज़ाब सवाब बगर्दन रावी। तो ये सूरत हाल हो रही है। अगर ये मैं मौजूदा सूरत हाल को देखूं तो 10 जनवरी 2023 को आज मुझे लग रहा है कि जब अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर में जब भी इलेक्शंस होंगे तो अगला वज़ीर आज़म मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी नज़र आ रहे हैं, नॉट मियाँ शहबाज शरीफ, नॉट मियाँ नवाज शरीफ। मरियम साहिबा का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मरियम साहिबा को PMLN चाहती है कि वो पंजाब की CM बने, क्योंकि PMLN को पता है कि वो पंजाब रिटेन कर सकती है। अगर ये पीपल्स पार्टी को सेंटर में सपोर्ट करते हैं तो पीपल्स पार्टी से पंजाब की सपोर्ट मांगेंगे, तो इनको मिल जाएगा पंजाब उनको। तो उसमें चाहते हैं कि मरियम यहाँ पे CM हो और उसको रिजुविनेट करें। लेकिन मरियम साहिबा जो हैं उनकी निगाहें जो हैं वो वज़ारत उज़्मा पे हैं। वो तो समझती हैं पंजाब हमारे घर की खेल है, ये तो हमारा हक है। तो वफाक में जाके अब देखना है जो देखना है, लेकिन उनकी बारी अभी दिल्ली दूर रास्त। ये अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। ये मैं आपको मुखबरियाँ नहीं दे रहा, मैं आपको एक्चुअल ख़बरें दे रहा हूँ। आज का दिन याद रखिएगा, 1 महीने के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। सियासी जमातें कौमी तरजीहात को फरामोश करके एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए मुल्क की तबाही का तमाशा देख रही हैं। अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में सिर्फ इंतकाम की सियासत करने वाली तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तनज़्ज़ुली और मुआशी तबाही की बुनियाद रखी। इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ते ही मुल्क की मईशत को ज़बू हाली के आखिरी दर्जे तक गिराने के लिए वो इक़दाम किए जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी करने से पहले कई बार सोचता। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में आटे का रोना है और अवाम सस्ते आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। किसी ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गंदम का बहरान इस हद तक होगा कि लोगों की जानें आटे की बोरी के पीछे ज़ाया हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के सद्देबाब के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब करके मुतफ़िक़ा लाहे अमल बनाने की बजाय हसूल इक़्तिदार की दींगा मुश्ती ने मुल्क को तनज़्ज़ुली और तबाही की इस नहज पर ला खड़ा किया है जहाँ से अमन, खुशहाली और तरक्की की जानिब कोई रास्ता नहीं जाता। क्योंकि सियासी जमातें कौमी तरजीहात को फरामोश करके एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए मुल्क की तबाही का तमाशा देख रही हैं। अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में मुआशी इस्तेहकाम, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की तरजीहात को बालाए तलाक रखते हुए सिर्फ इंतकाम की सियासत करने वाली तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तनज़्ज़ुली और मुआशी तबाही की बुनियाद रखी। इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ते ही मुल्क की मईशत को ज़बू हाली के आखिरी दर्जे तक गिराने के लिए वो इक़दाम किए जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी करने से पहले कई बार सोचता। इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ऐलान किया कि पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती क्योंकि हम इसकी तबाही के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। सियासी जमातों के नज़दीक मईशत के इस्तेहकाम के लिए अमन व अमान का क़याम पहली तरजीह नहीं रही, बल्कि किसी भी कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना उनका सिर्फ मकसद नहीं बल्कि मिशन बन चुका है। लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रफ्ता रफ्ता दम तोड़ा है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि निसाबी कुतब में नौजवानों को रट्टे लगवाए गए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, यहाँ गंदम काश्त होती है वगैरह वगैरह। इसको मुँह चढ़ाता मौजूदा दौर और हालात आम आवाम को, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को सड़कों में ज़लील व ख्वार कर रहा है। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में आटे का रोना है और अवाम सस्ते आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कराची में गंदम की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो की कीमत में कमी हो गई है, लेकिन आटे की कीमत कम ना हो सकी। शहर में चक्की के आटे की कीमत 155 रुपये से 160 रुपये किलो बरकरार है।
इधर पंजाब में सरकारी कोटे में इजाफा होते ही निजी गंदम मार्केट क्रैश कर गई, जिसके बाद कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़या हुई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की फ़ी मन कीमत में 1200 रुपये कमी आ गई, जिससे 5400 रुपये वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपये मन पर आ गई है। ज़राए का कहना है कि आटा, मैदा, फाइन आटे की कीमतों में भी वाज़े कमी का इम्कान है, जबकि चक्की आटा भी 15 से 20 रुपये फ़ी किलोग्राम कम होने का इम्कान है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का योमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मैट्रिक टन कर दिया है, जिससे सूबे में आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सस्ते आटे की फराहमी के लिए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। हमारे पास गंदम का काफ़ी स्टॉक मौजूद है। सस्ता आटा सूबे के गरीब आवाम के लिए है। उन्होंने कहा, महंगाई से जहाँ दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ी, वहीं आटे की कीमत भी बढ़ी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में गंदम का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है और बहरान की वजह से आटा सरकारी नरखों पर ना मिलने का मसला ऐसा है कि जिससे शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जाने वाली शाहरा पर धरना दे दिया। सस्ते आटे की तलाश में सरगर्दा शहरियों को जब 2 रोज़ से आटा ना मिला तो उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जाने वाला जरगून रोड ब्लॉक कर दिया। आटा लेने आया एक मोहम्मद शख्स सड़क पर लेटकर दुहाई देता रहा और कहता रहा, हम पर गाड़ी चढ़ा दो, हमें ख़त्म कर दो, वरना ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। शहरियों का कहना है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, ख़वातीन और बच्चों के साथ आए हैं, हुकूमत से माफ़ी चाहते हैं, हमें आटा दें। आटा नहीं मिल रहा। आज से ज़्यादा नहीं भी तो सिर्फ 10 साल पहले तक भी किसी ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गंदम का बहरान इस हद तक होगा कि लोगों की जानें आटे की बोरी के पीछे ज़ाया हो जाएंगी। मईशत के मसाइल समझना आम लोग तो दूर, बहुत से पढ़े लिखे अफराद के लिए भी आसान नहीं होता। महंगाई शायद ख़राब मईशत का वो पहलू है जिसे हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन इसकी दीगर पेचीदगियों से तो लगता है कि हमारे मुआशी पॉलिसी साथ भी मईशत की बारीकियों का दुरुस्त इदराक नहीं रखते। पाकिस्तान में मईशत की क्या ही बात की जाए। पिछले चंद हुकूमती अदवार के मुतअद्दिद वज़राए ख़जाना की कारकर्दगी देखी जाए तो इनके नज़दीक बैरूनी ममालिक और आलमी मालियाती इदारों की तरफ से इमदाद की मद में मिलने वाली रकूम ही इनकी मुआशी पॉलिसियों की कामयाबी है। बहरहाल हमारी इमदादी मुआशी पॉलिसी भी बिलाकर काफ़ी हद तक कामयाबी इसको देखने को मिली जिनीवा कॉन्फ्रेंस में, जिसे उम्मीद की जा रही है कि शायद डूबती कश्ती को तिनके का सहारा मिल ही जाए। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानी इलाकों में तामीर नौ और बहाली के लिए 10 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद देने का वादा किया गया है, जबकि पाकिस्तान को पहले मरहले में 8 अरब डॉलर दरकार है। पाकिस्तान की सरबराही में स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में मौसमियाती तग़य्युरात की वजह से तबाहकारियाँ जो हुई उससे होने वाले नुकसान के इज़ाले और मदद के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस में आलमी इदारों और ममालिक ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद की बहाली के लिए 10 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद देने का वादा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पर अपने बयान में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद बहाली के लिए आलमी सतह पर कोशिशें रंग ले आई हैं। ख्याल रहे कि 350 अरब डॉलर की मईशत वाले पाकिस्तान को मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद से शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाने के साथ मईशत को भी शदीद धचका पहुँचाया। सैलाब में जहाँ 1700 इंसानी जानों का ज़िया हुआ, वहीं 16 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ, जिसमें से आधी रकम पाकिस्तान अपने वसाइल से हासिल करेगा। आलमी इदारों और तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब से इमदाद के वादे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए 8 अरब डॉलर की इमदाद की अपील के बाद किए गए हैं। आलमी बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए 6 अरब डॉलर से ज़ायद फराहम करने का वादा किया गया है। इनके अलावा अमेरिका, चीन और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान की इमदाद का वादा किया है। 1 अरब डॉलर एशियाई तरक्याती बैंक ने देने का वादा किया है। 10 करोड़ डॉलर USAID ने, 7 करोड़ 70 लाख डॉलर जापान ने, 8 करोड़ 40 लाख यूरो जर्मनी ने, 50 करोड़ यूरो यूरोपीय यूनियन ने, 1 करोड़ डॉलर फ्रांस ने
$10 करोड़ चीन ने, $1 अरब सऊदी अरब ने, $1 अरब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, 90 लाख यूरो बरतानिया की जानिब से। जनीवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए तवक्कुआत से ज़्यादा इमदाद के वादों पर आलमी सानहात पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरत ज़दा हो गई। डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से किए गए वादों की रकम करीबन $11 अरब तक पहुँच गई है। मुंतज़िम अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम ने कहा कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस में अक्सर अतियात का ऐलान मकासद व अहदाफ से कम होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अतियात के वादे हदफ से ज़्यादा होना गैर मामूली है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किसी भी पाकिस्तानी से बढ़कर पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रबानी खर ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया की तवज्जो एक मरतबा फिर अपनी जानिब मबजूल करा ली। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रबानी खर की बात यहाँ तक तो ठीक है कि पाकिस्तान ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है, मगर सवाल यह है कि हमने मांग कर और अपनी मुआशी पॉलिसियों का रोना रोक रोक कर तवज्जो मबजूल करवाई है, और ये कोई हमारे लिए फ़ख्र का मकाम नहीं है। बारकैब दूसरी जानिब आर्मी चीफ़ का दौरा सऊदी अरब भी इस हवाले से कामयाब नज़र आ रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में ऐलान करदा $10 अरब की सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने पर आमादा हो गया, जिसके लिए मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी गई है। सऊदी खैबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी है। सऊदी अरब ने दिसंबर 2022 में स्टेट बैंक पाकिस्तान के पास मौजूदा डिपॉजिट का दौरानिया बढ़ा दिया। खैबर एजेंसी के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड को पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में जमा कराई गई रकम को अब $5 अरब तक बढ़ाने पर जायज़ा लेने की भी हिदायत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान हालिया रवाबत के तनाजुर में ये ऐलान सामने आया। इस हवाले से सऊदी सफारत खाने ने एक बयान जारी किया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का हजम $10 अरब करने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर के लिए डिपॉजिट की रकम में भी इजाफे पर गौर किया जा रहा है। अब मजमूई सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान ने मईशत को सहारा देने के लिए जितनी तवक्को की थी, इससे ज़ायद दुनिया ने हमें देने का वादा और इरादा कर लिया। लिहाजा अब की बार भी हुक्मरानों ने अपनी अयाशी और ज़ाती अना परस्ती सियासी मफाद पसे पुश डालकर मुल्क को सीधी राह पर गामजन न किया तो यकीनन मौजूदा तमाम सियासतदानों को अवाम और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इस वक्त सऊदी अरब ने $5 अरब जो हैं पाकिस्तान के कौमी खजाने में रखवाए हुए हैं। इसको हम $10 अरब करते हैं। इत्तेमाद का वोट लेना था तो इसमें ऐसे दरवाजे बंद करने की क्या जरूरत थी? सुना कसोन्मुखी भी हुई है वहाँ पे, कल को यहाँ पे ये भी होंगे। अपनी इज्जत खुद बंदे को बरकरार रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का मामला किसी तरह से कोई सेटल्ड हो सकता है? वो कोई मौका इलेक्शन कमीशन या उसके मेंबरान को गाली देने का जाने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रो और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज एक आसिम मुनीर साहब का जो है वो सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का बहुत ही अहम दौरा रहा, उसके हवाले से जो है आपके पास क्या अपडेट्स हैं वो प्लीज़ हमें बताइएगा। देखिए, अभी ऑफिशियल जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यूएई के दौरे के ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हमारे पास नहीं आई अभी, वो तो जब जारी होगी सो होगी। लेकिन सऊदी अरब के दौरे की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आ गई है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी जो है उसने ख़बर जारी कर दी है। इस वक्त सऊदी अरब ने $5 अरब जो हैं, जिनमें से कुछ हम खर्च भी कर चुके हैं, $5 अरब पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में रखवाए हुए हैं। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 उसको कहते हैं, कौमी ख़जाना जो है हमारा, उसमें रखवाए हुए हैं। और $3 अरब एक दफ़ा दिए थे, $2 अरब उन्होंने एक दफ़ा दिए थे।
और उसके ऊपर हम तकरीबन 1.4% सूद भी अदा करते हैं। जब ये नाराज़गी हुई थी ना सऊदी अरब के साथ वो शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद, तो उस वक्त उन्होंने शरह सूद बढ़ा के डबल कर दी थी, 3.5 कर दी थी। ठीक है। तो अब जब से ये हुकूमत आई है PDM की, तब से उन्होंने कहा कि हम जो पुरानी शरह सूद है उस पर लेके जा रहे हैं। उसको सूद नहीं कहते, उसको मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं या कोई इस तरह की कोई चीज़, मतलब ऑपरेशनल चार्जेस के नाम के ऊपर वो हमसे वसूल करते हैं। तो वो उन्होंने अब वो $5 अरब को डबल करने के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो अहकामात जारी कर दिए हैं MBS ने, वजारत ख़जाना सऊदी अरब को, कि ये जो $5 अरब है पाकिस्तान के पास हमारा पड़ा हुआ, इसको हम $10 अरब कर दें। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है सऊदी अरब की, और ये इस दौरे के बाद ये अनाउंसमेंट सामने आई है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ से दौरा करके आए हैं। तो यूँ आप समझ लें कि एक किस्म की ये वाली ब्रेक थ्रू है। अब देखें इसका क्या बनता है। तो एक चले अल्लाह करे कि इसके बाद अब UAE की तरफ से भी कोई अच्छा ब्रेक थ्रू हो। लेकिन सर पंजाब असम्बली के हालात कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहे। आखिर अगर उन्होंने एतमाद का वोट लेना था तो इसमें ऐसे दरवाजे बंद करने की क्या ज़रूरत थी कि बाद में फिर वो मुस्लिम लीग नून को वो दरवाजे तोड़ के अंदर दाखिल होना पड़ा और एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो गई। तो आपको नहीं लगता है कि हमारे जो सियासतदान है वो कोई भी करेक्टर का मुजाहरा नहीं करे, बल्कि अजीब इन्होंने वो एक मछली मंडी बनाया हुआ है असेंबली को भी? देखिए, कल जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी ना परवेज़ लाई से, और परवेज़ लाई साहब मिलने गए थे, और इमरान खान साहब ने जो जेस्चर्स दिए थे कि वो एक लाहौर के लेवल के मुकामी आदमी हैं, इनके PTI के लीडर हैं, उनको इमरान खान को अपना चौधरी परवेज़ लाई को रिसीव करने के लिए उन्होंने गेट पे भेजा। हालांकि परवेज़ लाई साहब इस वक्त तो चीफ मिनिस्टर हैं ना, तो मेरा मतलब है कि शाह महमूद या असद उमर जैसा बंदा उनको रिसीव करता, उसकी बजाय उन्होंने ये भेजा। जो वहाँ से गुफ्तगू छीन के बाहर आई है वो यही है कि परवेज़ लाई ने उन्हें कहा कि जनाब आपने जो कुछ अनाउंसमेंट करनी थी वो करके देख लिया, उसका नतीजा क्या है, अब मैं कुछ करने लगा हूँ तो आपने उस पर बोलना नहीं। अब उसमें से एक तो ये है कि वो अब उनके पास 24 घंटे हैं, आज बल्कि अब 24 घंटे से भी 12 घंटे रह गए हैं जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा। तो उनका ख्याल है कि इस दौरान वो कोई करके ऐसी हरकत, तो एतमाद का वोट कोई ऐसी गिनती करवा लें जिसको वो एतमाद का वोट कह दें, और यूँ वो कल असम्बली के टेकअप होने से पटिशन के टेकअप होने से पहले हाई कोर्ट से उससे पहले एतमाद का वोट ले लें। लेकिन ये भी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि अदालत ने उनके लिए कंपल्सरी करार नहीं दिया था कि वो एतमाद का वोट लें या ना लें। अदालत ने कहा था कि गवर्नर का आर्डर जो है वो हम सस्पेंड कर रहे हैं, तो आप जो है इन द मीनवाइल असम्बली नहीं तोड़ेंगे। तो एतमाद के वोट का उस ऑर्डर के अंदर कहीं जिक्र नहीं था। तो अगर वो नहीं भी लेते तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उन्होंने आज कोशिश की, एक जिसकी भिनक पड़ गई PDM के लोगों को, और ये असम्बली के अंदर घुस गए, और ज़ाहिर है कि वो फिर नहीं हो सका। वहाँ पे हाथापाई भी हुई है। अब असम्बली के जो चौकीदार हैं, जिनमें से ज़्यादातर गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से लोग भर्ती किए गए हुए हैं, उन्होंने MPs को ह्यूमिलिएट भी किया है, थप्पड़ छप्पड़ भी पड़े हैं, सुना कुसोनमुखी भी हुई है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को यहाँ पे ये भी होंगे, परवेज़ लाई साहब भी हो सकता है कल को अपोजिशन में हो, तो अपनी इज़्ज़त खुद बंदे को बरकरार रखनी चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त PDM बड़ी संजीदा नज़र आती है, और इसमें आप देखें किस तरह राना सनाउल्लाह भी थे और ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, और इनको असिस्ट कर रहे हैं वो जो तारड़ साहब हैं बिल्कुल। ये सारे लोग जो हैं एक टीम की शक्ल में जो है इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। नॉर्मली ये नहीं किया करते। और एक बात आपने नोट की होगी, आपको हमजा शहबाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे, हालांकि बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे दुल्हा नहीं बनाया जाना है।
ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन वो इस वक्त किसी तगोदो के अंदर, किसी स्ट्रगल के अंदर नजर नहीं आ रहे। वो बस वो बाद में खीर खाने वालों में होंगे ना, वो हाँ, अभी बनाने के लिए ये जब सारी खाना तैयारी कर तैयार रहे हो हैं। जाएगा तो डिश बन जाएगी और सजा दी जाएगी, तो वो खाने वालों में आके शरीक हो जाएंगे। तो बहरहाल ये भी अपनी जगह के ऊपर हकीकत है। कुछ PMLN के लोग कह रहे हैं कि इसके बस 24 घंटे रह गए हैं, कल अदालत उसको उठा के बाहर मारेगी। मेरा नहीं ख्याल अदालत अभी बाहर मारेगी, अभी ये मामला अदालत में चलेगा आइंदा कुछ दिनों में। लेकिन एक बात हमें जहन में रख लेनी चाहिए, जो गवर्नर पंजाब का हुक्म है या जो ऑर्डर है या जो नोटिफिकेशन है इत्माद का वोट लेने का, उसका अदालत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसको डिले कर सकते थे, जो उन्होंने कर लिया, मजीद कर सकते से जो मजीद कर सकते हैं जो वो करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चौधरी परवेज़ लाई साहब को इत्माद का वोट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अभी अभी जब हम व्लॉग करने बैठे हैं तो ये भी खबर ब्रेक हुई है मीडिया के ऊपर कि PMLN ने ये दरख्वास्त दे दी है, बल्कि करारदाद पेश कर दी है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों जो हैं वो इत्माद के वोट से लाताल्लुक़ रहें, उनको बाहर किया जाए और उसकी बजाय न्यूट्रल कोई पार्टी जो है उसको कह के और इत्माद का वोट दिलवाया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि बस ना न्यूट्रल पार्टी इनको मिलेगी और ना फिर ये इत्माद का वोट होगा। ये तो इन्होंने मामला मेरे ख्याल से और ही लटका दिया। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, आपने क्या कहा? आप कह रहे हैं ना कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस मामले से बाहर है और कोई न्यूट्रल पार्टी जो है वो हो, जो जिसके सरबराही में जो है वो वोट लिया जाए। तो मैं ये कह रही हूँ कि न्यूट्रल, पाकिस्तान में तो न्यूट्रल ढूंढना ही मुश्किल है। न्यूट्रल ढूंढना तो सबसे मुश्किल काम है। तो ना वो होगा और ना बांस होगा और ना बांसुरी बजेगी। बल्कि जो न्यूट्रल हो जाए ना उसको तो फिर जलसों में गालियां पड़ती हैं। बिल्कुल, तो अब गालियां खाने के लिए कौन सामने आएगा? तो कौन न्यूट्रल बनेगा? है ये आपने बिल्कुल जबरदस्त निशान। अब यहाँ तो आपने सबसे बड़ा सवाल तो यही छोड़ दिया कि न्यूट्रल बनेगा कौन? हाँ बिल्कुल। अब वो गैर जानबदार मुबस्सर उन्होंने लिखा है, उर्दू में वो करारदाद लिखी गई है। तो मेरा मतलब है कि कौन न्यूट्रल बनने का रिस्क लेगा जी? वो तो मेरा मतलब है गालियां खानी है किसी सर एक रिस्क इलेक्शन कमीशन ने भी तो लिया हुआ है और जिसपे PTI और इलेक्शन कमीशन के दरमियान अच्छी खासी इस वक्त ठनी हुई है। एक तरफ जो है वो गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो जाता है, खैर लेकिन वो बेलेबल जो है वो उनके वारंट गिरफ्तारी है, जिससे PTI तो उसको किसी खातिर में नहीं लाती। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकली जो है वो सेटबैक तो होता है कि एक लीडर की गिरफ्तारी के हुक्म जो है वो जारी हो जाना और उसके बाद PTI आती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करती है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन और PTI का मामला किसी तरह से कोई सेटल्ड हो सकता है या इसका कोई फैसला होगा या ये इसी तरह से लड़ाइयाँ चलती रहेंगी? अच्छा, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन PTI और उसके जितने भी कायदीन हैं बशमूल इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, वो कोई मौका इलेक्शन कमीशन या उसके मेंबरान को गाली देने का जाने नहीं देते हाथ से। कोई जलसा हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई इंटरेक्शन हो, उसमें वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो गालम गलोच करते हैं। अब अगर वो ऐसा तो सर इलेक्शन कमीशन जब उनके बारे में इस तरह के केसेस उठाएगा और इस तरह के सवालात होंगे और हुक्मनामे सामने आएंगे तो उसके बाद उन्होंने यही करना, उनके पास ऑप्शन रह क्या जाती है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। अब इसको अदरवाइज राउंड कर लीजिए कि जब वो उनको नहीं बख्शेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास, अगर इलेक्शन कमीशन ये वाली हरकत नहीं करता जो उन्होंने की है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हाँ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, ठीक है। लेकिन अगर हम अदारा जाती जिम्मेदारी देखें कि जनाब इलेक्शन कमीशन को फिर वही बात आ गई, न्यूट्रल लगना चाहिए, उसको इस तरह की किसी बात का असर नहीं लेना चाहिए। अगर कोई उसे गाली दे रहा है तो इस बुनियाद पे वो गाली देने वाले को इंसाफ से महरूम ना किया जाए कि उसने इलेक्शन कमीशन को गाली दी। कानून की जो रवायत है वो या स्पिरिट है वो तो यही कहती है। अब जब इलेक्शन कमीशन एक कार्रवाई करने लगता है तो कहा इमरान खान के नाकदीन ये कहते हैं, एक बात तो आपने वो कह दी कि जब इलेक्शन कमीशन ये करेगा तो वो भी ये करेंगे। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई कार्रवाई करने लगता है
इमरान खान साहब को भिनक पड़ जाती है, तो ये उसके ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद शुरू कर देते हैं। जलसों के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इनके कारकुन और सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाते हैं, तो ताकि इस बात को एक पर्सनल ग्रज के तौर पे इंडिकेट किया जाए कि जनाब क्योंकि इनको पर्सनल ग्रज है इसलिए हमारे ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं एक छोटा सा वाक़या आपको अपना ज़ाती बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मैं डी न्यूज़ में काम करता था और एक दरख्वास्त आई हमारे ख़िलाफ़ ना, जो कि अदालत में आई कि जनाब हमने एक ख़बर छापी है, रिजवान रज़ी ने एक ख़बर दी है, तो हमारे ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट में गई और उसमें मीर शकील रहमान और सलीम बुखारी साहब को भी मुल्ज़म के तौर पर नामज़द किया गया। तो मैंने उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कहा जी ये दरख्वास्त, मैं उस वक्त हाई कोर्ट में रिपोर्टिंग किया करता था, मैंने कहा कि ये दरख्वास्त एंटरटेन नहीं होगी। तो मीर शकील रहमान साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये बात ना करें आप, छोटी सी दरख्वास्त जो होती है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपको। ये 20 साल बाद भी निकल आई तो हम जो हैं भुगतना पड़ जाएगा, तो लिहाजा गले का फंदा बन जाएगी। हाँ, इसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें, लॉयर की टीम बनाएं, लेके जाएं अदालत में, मेरी पेशी होगी, मैं भी आऊँगा और फिर वो आए भी, ठीक है। मेरी पेशी अगर होगी तो मैं भी आऊँगा अदालत के अंदर, तो वो आए भी फिर उस केस के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। FIR छोटी से छोटी हो, 420 की भी हो, ठीक है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपको, और उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। तो इस नाते से अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है और उसने कोई उसने किसी दरख्वास्त के ऊपर नोटिस जारी किया है, तो उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर आपने इस मुल्क के अंदर पार्लिमानी सियासत करनी है तो उसका जो चौकीदार है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अनाय भी नहीं करना चाहिए और उसे हल्का भी नहीं लेना चाहिए। उसको प्रॉपरली वकला के ज़रिए कंटेस्ट करना चाहिए। इसीलिए आज जो फवाद चौधरी साहब हैं उनका बयान नज़र से गुजरा होगा, जो उन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन के इस हक़ को नहीं मानते, हम इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे। और उन्होंने बुनियाद ये बनाई कि ये बेसिकली ये केस जो था ये 17 को लगना था, जो 17 तारीख आइंदा इस जनवरी की है, लेकिन इन्होंने हमें बताए बगैर ये आज केस टेकअप करके और हमारे बेलेबल वारंट जारी कर दिए हैं। बेलेबल वारंट जो होते हैं वो एक तरह का समन ही होता है अदालत का, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जाएंगे एक मजिस्ट्रेट से अपनी बेल करवाएंगे और जाके उन प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये बेलेबल वारंट की बेल नहीं करवाते तो फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी हो जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन किसी भी हुकूमत को लिख सकता है कि इनको गिरफ्तार करके हमारे यहाँ पेश किया जाए, तो बदमज़गी ज़्यादा होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे रखें, लेकिन ये जो अहकामात जारी हो रहे हैं इनको कतन भी हल्का ना लें और इनको प्रॉपरली लीगल कोर्स ऑफ प्रोसीजर से इनको मीट करने की कोशिश करें। जी, तो रिजवान साहब ये सियासी गर्मा गर्मी तो एक तरफ है और इसमें तो जब तक बेहतरी आएगी वो आएगी, लेकिन आप ये बताइएगा कि ये जो आटे का बहरान इतना ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश है? ये कब तक हम सोच सकते हैं कि इस पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि गंदम का बहरान अगले 48 से 72 घंटों के अंदर तकरीबन हल हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक सरकारी रिपोर्ट जो है वो मेरे आज हत्थे चढ़ी है, जो कि पेश की गई है पंजाब हुकूमत को भी और वफाकी हुकूमत को भी, और उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है अफसरान ने तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद, कि गंदम की शॉर्टेज इसलिए पैदा हुई मंडी के अंदर कि हुकूमत पंजाब ने, जो कि आपको पता है ना कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 माह के अंदर जो हमारी मुकामी गंदम है वो ख़त्म हो जाती है मंडी में, तो फिर हुकूमत ने जो किसानों से गंदम ख़रीदी होती है गंदम के मौसम में, मई जून में, अप्रैल मई जून में, तो वो उसको निकाल के तो मंडी में डालती है ताकि शॉर्टेज पैदा ना हो। इस दफ़ा चूँकि सैलाब आ गया था और गंदम कम थी, तो इसलिए हुकूमत ने तकरीबन 7.5 लाख टन गंदम इंपोर्ट की थी, हुकूमती सतह पे रूस की हुकूमत से मंगवाई थी।
और अच्छा। वो अभी पहुंची नहीं थी। तो इसलिए हुकूमत पंजाब ने ये देखते हुए कि अगर गंदम देर हो गई तो हमारे पास अगर टोटल ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे। तो हुकूमत पंजाब ने जो गंदम का इजरा होता है रोज़ाना का, मिलों को जारी करते हैं, चक्कियों को जारी करते हैं, फ्लोर मिलों को, और जो छोटी छोटी आटा की चक्कियाँ होती हैं उनको जारी करते हैं, वो उन्होंने तकरीबन 1/3 कर दिया था। अब 1/3 जो है पंजाब ने कर दिया था और हाफ जो था वो केपी हुकूमत ने कर दिया था। अब ज़ाहिर है कि गंदम मार्केट में दस्तयाब नहीं थी, जो आ रही थी वो भी आधी रह गई या 1/3 रह गई। तो उसके बाद फिर ये बहरान, एक शॉर्टेज पैदा हो गई। और अब जैसे ही देखिए ये ख़बर आई है कि रूस से 1.5 लाख टन गंदम लेके 2 जहाज़ जो हैं वो कराची के साहिल के पास पहुंच गए हैं। अब देखिए जहाज़ पहले साहिल के पास पहुंच के 15-20 किलोमीटर दूर खड़ा हो जाता है और फिर एक आध दिन में उसको वो बर्थ मिलती है, जिसको हम बंदरगाह के ऊपर उसके खड़ा होने का डेक कहते हैं या डॉक कहते हैं, वहाँ पे वो आके लगेगा, फिर उसमें से गंदम उतरेगी, फिर वो गंदम बोरियों में भरी जाएगी, फिर बोरियां ट्रेन पे रखी जाएंगी, फिर वो मुतलका जगहों पे जाएगी। अभी गई नहीं है, लेकिन इस खबर के साथ ही कि गंदम के जहाज़ पहुँच गए हैं, लाहौर की मंडी के अंदर आज के दिन 1200 रुपये पर मौंड गंदम की कीमत में कमी वाक़या हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गंदम की शॉर्टेज नहीं थी, बल्कि कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग जो थे इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए मैदान में आ गए हुए थे। तो जैसे ही खबर आई कि गंदम आ गई है तो उनकी वो जो हिजान पैदा कर रहे थे उसमें से हवा निकल गई। तो बुनियादी तौर पे ये एक डेलिकेट सा होता है, हर साल हमारे साथ यही होता है। इस दफ़ा चूँकि सैलाब आ गया हुआ था और मुकामी फसल कम थी और बाहर से जब आनी थी गंदम, तो फिर उसने प्राइस के अंदर बैलेंस पेश करना था। तो अब उन्होंने कर दिया है। आज 1200 रुपये मन कमी वाक़या हुई है, कल भी कुछ 400-500 रुपये मन कमी वाक़या हो गई। तो उतनी तो शायद ना जाए जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था। ये 3032 रुपये पर माउंट से शुरू हुआ था ये सफ़र, और 4800 पे चला गया था, बल्कि बाज़ जगहों के ऊपर 5600-5400। लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, केपी की या पेशावर की या पिंडी की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे रेट बहुत हाई चले गए थे। तो अब अगर यहाँ पे इतना कमी हुई है तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी कमी वाक़या हो जाएगी। तो ये बस डिमांड एंड सप्लाई का जो डेलिकेट बैलेंस था वो हल्का सा डिस्टर्ब हुआ है। तो आप देखें कैसा ये मसला पैदा हो गया। ये इंशाल्लाह आइंदा 48 से 72 घंटे तक इशू नहीं रहेगा। चले अल्लाह करे कि ये 48 घंटों के अंदर अंदर जो है बहरान हल हो, क्योंकि इससे जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही थी वो हमारी गरीब आवाम थी। जी नाज़रीन, तो फिर इस एनालिसिस के साथ रिजवान रज़ी साहब के आज के व्लॉग से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। इसने उधेड़ के रख दिया वहां पे पुलिस को, इंतजामिया को। इमरान खान ही है ना, और तो कोई नहीं है ना इसमें। हमारे बाप का माल है ये। किस चीज पे राज कर रहे हो? तुमको बादशाह हो यहाँ के, तुम मुजीबर रहमान तुम्हारा आइडियल है कोई? ये है इमरान खान। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से मैं बुरा बना। तो बंदा करी ना गल, मर जाए, चुप कर जाए, झूठ बोले हर बात पे। बुज़दार बड़ा अच्छा था, गोगी बहुत अच्छी है, बुशरा बड़ी नेक है, जुल्फी जो है उसका बेटा है, बिल्कुल। हम ये बातें करें अब बैठकर? ये जो छोटा सा दजाल बना के अपने ऊपर बिठाया हुआ है, हर वो आदमी बुरा लगता है जो इमरान को आईना दिखाए। शर्म आनी चाहिए। दुश्मन भी इनकी औकात जानते और असलियत जानते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर मान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, मुबश्शिर साहब, आपसे बात तो मैंने वैसे खान साहब से मुतालिक करनी थी, लेकिन अभी जो एक खबर आई है वो बड़ी अजीब सी है। राना साहब की गाड़ी के ऊपर किसी ने जूता फेंका है। सर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। जूता फेंक देना, अंडा फेंक देना, इस तरह की चीज़ें करना, सर ये बदतहज़ीबी है। और ये हमारे माशरे में क्यों है, इसकी रीज़न आज तक समझ नहीं आई। नहीं, इसकी रीज़न एक ही है, वो आपका अजीम लीडर है। जितनी बदतमीजी, बदतहजीबी, लाकानूनियत और बुजुर्गों की बेइज्जती, बच्चों से बदतमीजी करना, ये सब उसने शुरू किया है।
अच्छा। ये तारीख में किसी ने इतना नहीं किया 70 साल में जितना उसने बदतमीजी को उछाला है। और सच्ची बात है, आप अगर किसी की गाड़ी पे छोड़ दें जूता उछालता, आप उसको डायरेक्ट भी मार दें तब भी उसकी इंसल्ट नहीं है, इंसल्ट आपकी है, क्योंकि आपके माँ बाप की तरबियत का पता चल रहा है, आपके खून का पता चल रहा है। और कोई खुदा खास्ता ये को बड़ाई की बात नहीं है। ये कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई इजरायली ऑक्यूपेंट है और उस जालिम के ऊपर किसी फ़लस्तीनी ने जूता उछाल दिया। ये आपको पता है, और पंजाब असेंबली के बाहर हुआ है। इसका मतलब है वहाँ पे या पुलिस वाले हो सकते हैं, वो कर नहीं सकते इंटीरियर मिनिस्टर पे, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं और जर्नलिस्ट करते नहीं ऐसी हरकतें, या अपना पार्लियामेंटेरियंस होंगे, आम आदमी तो होगा नहीं वहाँ पे। तो ये उन्हीं में से किसी का काम है, और किसका काम है? तो ये इमरान की तरबियत और उसके अपने माँ बाप की तरबियत सब सामने आ रही है। सर आपने कहा माँ बाप की तरबियत। सर हमेशा माँ बाप की तरबियत को ये क्यों इल्जाम दिया जाता है? जाहिर है जब आप अडल्ट हो जाते हो तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। मैं अगर आज कुछ करती हूँ तो वो मेरे माँ बाप की तरबियत में तो नहीं आएगा ना, वो तो मैं कर रही हूँ। आएगा। आपकी माशाल्लाह बेटी है ना, अब आप उसको जिस तरह से समझाएंगी, बताएंगी, जो वो खुद करेगी वो तो खुद करेगी, लेकिन पर्सनालिटी तो आप 5 साल की उम्र तक बन जाएगी ना उसकी। वो तो सारी की सारी घर में ही परवरिश होती है। माँ पहली गोद होती है, पहली तरबियत का होती है, पहली दर्स का होती है, फिर बाप होता है दूसरी दर्स का। लेकिन बस सर मुझे ये होता है कि जब आप बड़े होकर कोई गलती करते हो तो उस वक्त भी अगर माँ बाप की ही तरबियत के ऊपर इल्जाम देना है तो मुझे ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि हमेशा उसको पता चलना चाहिए कि उसके अलावा हम उसके माँ बाप को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं ना। फिर सोचे। सही है। सर खान साहब के तौहीन इलेक्शन कमीशन में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जाहिर है खान साहब की इसमें तो जमानत हो जाएगी, लेकिन आगे जाके आपको क्या लगता है खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? इमरान खान के ऊपर 50 ज़्यादा केसेस हैं, किसी न किसी में तो होना है गिरफ्तार, और मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 महीने में हो जाना है। बल्कि इस महीने माविश 1 महीना आप देख लें, आज जनवरी की 10 तारीख है, आप इसको 1 महीना आगे कर लें, फरवरी की 10 तारीख तक मुझे लगता है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और किसी न किसी मुकदमे में। आप ये डेट भी याद रखिएगा, फिर आप इस व्लॉग को दोबारा से देखिएगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आज बड़े सर आपको कैसे पता है? इसलिए कमाविश मेरी आंखें खुली, आंखें बंद नहीं है, दिमाग भी खुला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई मुखबरी नहीं है, ये जिस तरह से मैं केसेस की डेवलपमेंट देख रहा हूँ मैं उसके ऊपर बात राय दे रहा हूँ अपनी। इलेक्शन कमीशन ने आज कितने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उनका आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि वारंट्स पे अमल दरामद कराओ। हाजिरी से अस्तस्ना का कोई रीज़न नहीं दिया गया। और इमरान खान की वो आप जब कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन आती है तो उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता। अब फवाद चौधरी तो वैसे ही डिटाई से नहीं पेश हो रहा, तो अब आईजी इस्लामाबाद को कहा गया कि इन दोनों को पेश करो। तो आप देखिएगा कि क्या होता है अभी इनके साथ। सर खान साहब ने आज दहशतगर्दी के हवाले से सेमिनार से खिताब किया और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे। तो सर कौन साथ नहीं बैठ रहा आपके ख्याल में? आपके ख्याल में कौन नहीं बैठ रहा? कौन अदम बर्दाश्त की सारी माँ है, अदम बर्दाश्त का बाप है, अदम बर्दाश्त की नाना दादा परदादा सब कुछ है, एक आदमी इमरान खान। और उसने वहां पे एक और बयान भी दिया है, वो बयान भी पूछे ना जरा। उसने कहा कि केपीके की पुलिस जो है ना वो दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, 9 साल से इसके अंडर है ना, इसने उधेड़ के रख दिया वहां पे पुलिस को, इंतजामिया को, सीटीडी को, सारे डिपार्टमेंट्स तबाह बर्बाद हो गए। ना किसी की ट्रेनिंग हुई, ना इक्विपमेंट हुई है, जाती नौकर बना के अपनी गाड़ियों के आगे पीछे फिराते रहते हैं। ये इन्होंने हालत कर दी है इस मुल्क की। तो और अदम बर्दाश्त ही है ना, इमरान खान ही है ना, और तो कोई नहीं है ना। इसमें शर्म भी नहीं आती है उसको ऐसी बात करते हुए। तो वो कहते हैं कि सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी तो विफाक की है ना, जो विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। की नहीं भाई, अपना शहर के अंदर जो है उसकी कौन हिफाजत करेगा? शहर में भी फौज को ले आए तो फिर सियासतदानों को घर बिठा दे। फिर ये देखिए, इस झूठे का कोई पता नहीं है। कल तक ये आपको बता रहा था ना कि जी फौज न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, और कहता आपको साइड लेनी है, आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी, कहता था ना माविश।
तो अब कह रहा है कि जी मेरे खिलाफ हो गए हैं, दूसरों की साइड ले रहे हैं। भाई तुम एक तरफ टेक जाओ, या वो न्यूट्रल है। पहले तुम उनको कह रहे थे कि न्यूट्रल मत रहो, अब तुम उनको इल्जाम दे रहे हो कि आप न्यूट्रल क्यों नहीं है। भाई तुम चाहते क्या हो यार? अफरा तफरी, डाका बनाना चाहते हो दोबारा से तुम मशरकी पाकिस्तान का सानिया रिपीट करना चाहते हो। तुम मुजीबर रहमान तुम्हारा आइडियल है कोई, ये है इमरान खान। सर, चौधरी सरवर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ाहिर पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने एक बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि जब पंजाब में बुज़दार साहब वज़ीर आला थे तो उस वक्त डीसी और कमिश्नर तक पैसे लगा दिए जाते थे। तो सर वो ये सब कुछ अब क्यों बोल रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं बोले थे? उस वक्त बताते ना ये बातें। मेरी आज चौधरी सरवर से सुबह को मुलाकात भी हुई है महावेश, और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। और हमने साथ बैठ के नाश्ता भी किया, चाय भी पी। तो ये बातें वो है जो मैं इमरान खान को खुद बता चुका हूँ महावेश। ये बातें वो हैं जिनकी वजह से इमरान खान ने मुझे अपने से दूर करने की कोशिश की। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से मैं बुरा बना। ये वो बातें जो यूथियों को बहुत बुरी लगती थी मेरी, कि यार ये इस वक्त क्यों ये बातें कर रहा है। और भाई किस वक्त करे फिर आदमी? उस वक्त करने वाला मैं बुरा बन गया, आज करने वाला सरवर बुरा बन गया, तो बंदा करी ना गल, मर जाए, चुप कर जाए, झूठ बोले हर बात पे कि बुज़दार बड़ा अच्छा था, गोगी बहुत अच्छी है, बुशरा बड़ी नेक है, जुल्फी जो है उसका बेटा है। बिल्कुल हम ये बातें करें अब बैठकर? हमने खुदा को जान नहीं देनी है, हमने इमरान खान को जान देनी है। ये जो छोटा सा दज्जाल बना के अपने ऊपर बैठाया हुआ है, जिसकी हम उसके आगे हाथ जोड़ के हम जपते रहते हैं, क्या ये अकल को काफी है आपकी? क्या किस वक्त करते हैं हम? फिर बताएं मुझे। जो मैंने तो उस वक्त की है ना, तो मुझे तो झाड़ दिया उसने कहा। मैंने कहा बकवास ना करो, ये है वो है, मुझे आईबी ने बता दिया है, अपना जनरल फैज ने बता दिया है कि वो बिल्कुल नेक है। वो ठीक है ना, फिर अब कहेगा ना वो चौधरी सरवर ने अब कहना है, अलीम ने भी कहना है, जहांगीर ने भी कहना है, तो फिर अपना किस वक्त कहें? चले मुझे ये बताएं, उस वक्त मेरा कहना बुरा लगता था, आज इनका कहना बुरा लगता है। बेसिकली उसको हर वो आदमी बुरा लगता है जो इमरान को आईना दिखाए, बस। सर लेकिन आपने जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र किया, वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी उनको बेटा बेटा भी कहती थी, तो वो वाली ऑडियो क्यों नहीं ली? पता नहीं, अपना बात यह है कि उनसे कहें कि पहले तो उन्होंने ये मान लिया कि ये ऑडियो उन्हीं की है। ज़्यादातर वो कहेंगे कि 30-35, मैंने सुना था 30-25-30 ऑडियोज को काट के बनाया गया। तो जुल्फी साहब ऐसा नहीं हुआ, ये 25-30 ऑडियोज नहीं है, ठीक है ना? मजाक ना उड़ाएं अपना और मेरा और हमारी अकल का। हम यूथिये नहीं है कि हर बात को बगैर सोचे हम मान लेंगे क्योंकि वो आपको सूट करती है। जाए इसका फोरेंसिक कराएं और देखें कि एडिट हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ। वो फोरेंसिक रिपोर्ट से हमारे सामने बात करें। आप तो यूके में रहते हैं, आपके पास तो है फैसिलिटीज, आपका पैसा भी है, वहां से करा के ले चले, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना? इधर उधर से ना कराएं आप कहीं। और वो पूरी जो 2 ऑडियोज हमने सुनी है उसमें तो बेटा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो बेवफाई की बातें की हैं। अगर वो बेटे को अपने इस नजरों से देख रही हैं तो फिर और बड़ी मेहरबानी यार, हम आपके मुतालिक बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आगे ही अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है इस मुल्क में, इस कौम का। और क्या करें हम? सर कल 11 जनवरी है, लेकिन परवेज इलाही साहब ने अब तक एतमाद का वोट नहीं लिया। आपको लगता है वो लेंगे एतमाद का वोट, या फिर ये मामला अदालत में ही हल होगा? देखें, इमरान खान का परवेज इलाही के शदीद इख्तलाफात हो चुके हैं। इमरान खान ने कल परसों उसको मुंह पे जाके कहा कि तुम इंतहाई करप्ट आदमी हो, और कल इमरान ने किसी एक और बंदे को कहा कि परवेज इलाही जैसी असेंबली डिसॉल्व करता है इसको फारिग करना है, हमने इसको एक सीट भी नहीं देनी है। और इसका बेटा जो है वो अरबों बना गया है मोनस, और वो बाहर बैठा है पैसा लेके, और वहाँ पे इसीलिए पार्टी टाइम हो रही है, अयाशियाँ हो रही हैं। तो इमरान खान और परवेज इलाही के बीच में तो इट कुत्ते का वैर हो गया। अभी ये नहीं पता इट कौन है दोनों में से। और ये आज भी सारा दिन असेंबली में उल्लड़बाजी होती रही है। कल पता नहीं, देखते हैं इजलास में क्या होता है क्या नहीं होता। इस हमारी सियासत की तो हम लोग ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। देखिए, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था मेजर गौरव वारिया की, वो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, अक्सर प्रोग्राम्स भी करते हैं और ट्वीट्स वगैरह भी करते हैं। उन्होंने शीरी मजारी की एक ट्वीट को ना, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट इवन अ मेन यूनाइटेड नेशंस हॉल,
और ये साइड का कमरा है और इसमें सिर्फ पीटीआई वाले बैठे हुए हैं, हुकूमत के चंद लोग बैठे हुए हैं और अल्लाह खैर सल्ला। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, ये अंदर से ही अपने मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है, ये शीरी मुजारी के लिए उसने कहा। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। दुश्मन भी इनकी औकात जानता है और असलियत जानता है। सर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पंजाब में अभी भी गवर्नर राज का ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत ऐसा कुछ सोच रही है या कर सकती है? देखिए पीटीआई के पास नंबर्स तो पूरे नहीं है, ना परवेज लाई के पास नंबर्स पूरे हैं। अगर होते तो वो बहुत पहले करा देते, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराने के बाद 6 महीने उनको कोई तंग नहीं कर सकता, तो ये तो आईनी तौर पे, तो उससे पहले तो फिर दोबारा नहीं हो सकती। तो अगर कराना होता तो वो करा लेते। ये ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली सोच रही है, जो वफाकी हुकूमत है, कि अगर पंजाब की हुकूमत को इस तरह से हमने गवर्नर आज से हटाया तो फिर उनकी हुकूमत भी जो है ना वो उतनी सुखी नहीं रहेगी, सेफ नहीं रहेगी, और इसकी जो धमक है ना वो वहां तक भी जाएगी। ये इट इज़ नॉट दैट ईजी। लगाना है तो लगा लें, 3 महीने के लिए तो लग ही सकता है, या उस वक्त तक के लिए जब तक कि कोई कोर्ट उसको रिस्टोर नहीं कर देता। लेकिन बेहतर है कि ये लोग अपने मामलात को असेंबली के अंदर ही तय करें, और असेंबली के अंदर ही ये इतना भी जनाजा ना निकालें अपनी इक़्तिदार का कि सारे लोग हाथ जोड़ के कहें कि लानत ऐसी जमहूरियत पे, हम ऐसी जमहूरियत चाहिए ही नहीं है। सर मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। अभी सलमान शहबाज की भी मुलाकात हुई, काफ़ी तवील मुलाकात थी उनकी जहांगीर तरीन साहब से। आपको क्या लगता है इन मुलाकातों का मकसद क्या है? देखिए जी, सलमान शहबाज ने पहले तो उनको शहबाज शरीफ साहब का खास पैगाम पहुँचाया। क्या था? और मैं मिलूंगा तो मैं बता दूंगा, ये सलमान साहब को या जहांगीर साहब को। मैं तो अभी इस्लामाबाद से पहुंचा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको चौधरी सरवर वाली बात बता दी थी कि मैं उनको मिल के आया हूँ। लेकिन यह है कि मैं सलमान साहब को भी जानता हूँ, मैं जहांगीर साहब को भी जानता हूँ, तो मुलाकात कोई ऐसी जनवरी की बात तो नहीं है। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल है सियासी सूरत हाल में इस वक्त जो चल रही है उसमें जहांगीर तरीन की इसलिए ज़रूरत है PMLN को, क्योंकि एक इतला ये आ रही है कि ऑन ब्लॉक पूरा जो साउथ पंजाब का कैंडिडेट है या लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जहांगीर तरीन साहब को इस्तेमाल करना चाहते हैं ये करने के लिए कि किसी तरह कुछ लोग उनके पास भी आए, सारे के सारे पीपल्स पार्टी में ना चले जाएं, क्योंकि जिसके पास साउथ पंजाब पूरा चला जाएगा, अगली जो वफाकी हुकूमत होगी, ये एक बड़ी सेफ बेट है कहना कि वो उसी पार्टी की होगी। तो ये अभी से जोड़ तोड़ के लिए हो रहा है। सही सही। सर वैसे मोनिस इलाही साहब क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे? सुना है स्पेन से वो किसी दूसरे मुल्क चले गए। मोनिस इलाही जो है उसको ये डर है कि मोनिस इलाही को दोबारा ना पकड़ लिया जाए। उनका एक करीबी दोस्त है, वो भी गायब है 2-3 दिन से, और उनका कहना है कि जी उसको इसलिए उठाया गया है कि मैं PDM नहीं ज्वाइन कर रहा। लेकिन यह है कि मोनिस इलाही की अब जो बेगम है उनका नाम तो ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया गया, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगी। मोनिस इलाही का भी नाम पड़ जाना चाहिए था, ताकि जो इतनी इस दफ़ा उन्होंने अरबों की करप्शन की है उसका कोई कच्चा छटा तो खुल ही जाता, कोई हिसाब किताब हो जाता। तो मैं ख्याल है मोनिस इलाही जो है ना वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स ही कर रहे हैं बाहर हर तरफ, और वो टाइम लगाएंगे जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि उनके लिए हालात क्लियर हो गए, साजगार हो गए वापस आने के लिए। क्योंकि अपने घर में तो वो लड़ाई डाल के गए हैं, उनके वो तो उनको को पसंद नहीं करता। दूसरा एक खातून है ख़ास है जिनका नाम आ रहा है सारा चौधरी, और सारा चौधरी साहिबा जो इनका गालिबन पहले नाम शुमाइला होता था किसी ज़माने में। तो मुझे किसी ने कहा है कि जी वो एक वजह कंटेंशन है, यानी उनकी वजह से शायद कोई अनबन है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनका क्या ताल्लुक है, मुझे ये नहीं पता कि उनका आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन लोग आजकल ये नाम बहुत ले रहे हैं। अब क्या वजह, ये तो वजह तो असल मोनिस इलाही खुद ही बता सकते हैं, सच्ची बात यह है। लेकिन इतना बता दूं कि उनकी जो यानी जोजा मोहतरमा है उनका नाम ब्लैक लिस्ट पे शायद आ गया, और उनका एक दोस्त भी मिसिंग है जो उनका बेस्ट फ्रेंड है।
तो फरहान उनका नाम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हाउ थिंग्स डेवलप। इसलिए बुनियाद और सर, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि मोना सलाई की जो बेगम है और चौधरी परवेज लाई साहब की अलेजेडली मुबैना तौर पे एक और बेगम जो है, उनके इजाफों में होश रुपा इजाफा हो गया उनके एहसासों में। तो अब इतना इजाफा हुआ है कि उसका जवाब देना है, वो जवाब देने तो नहीं आना चाहते ना। सर, जिनेवा कॉन्फ्रेंस काफ़ी कामयाब रही है। सऊदी अरब ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी और साथ साथ 5 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखने पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि इससे डिफॉल्ट होने का खतरा टल जाएगा? देखिए माविश, आपको मैंने बहुत पहले कहा था कि जो असल अब चेंज है ना वो क्लाइमेट चेंज है, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, काम भी होगा और इसके ऊपर फोकस भी होगा। और ये भी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जो जिनीवा में भी हुई हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्लाइमेट चेंज के लिए है कि हम उसमें हम दरख्त कितने लगाते हैं, हम डैम्स कितने बनाते हैं, हम अपने सहराओं को कितना हम ज़रखेज़ बना सकते हैं, ये इन सारी चीज़ों के लिए है। एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। और सऊदी अरेबिया बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, यूएई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। तो यानी ये हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता इंशाल्लाह पाकिस्तान, लेकिन अब देखना ये है कि हमारे जो भी हुक्मरान है, जितने भी हुक्मरान हैं, उनको इज्जत के साथ जीना आता है कि नहीं आता। क्योंकि अभी तक इनसे अपने खर्चे तो कम नहीं होते, अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं होती इनकी, हर 6 महीने बाद मांगना हम शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये भिखारियों की तरह जिंदा रहना है और ये इन लोगों ने आलीशान महलों में रहना और 40 साल, अब देखे ना मुल्क गरीब तरीन दौर से गुजर रहा है, डिफॉल्ट के दौर से गुजर रहा है। और शहबाज शरीफ ने कोई 150 नई मर्सिडीज गाड़ियां जो हैं अप्रूव करनी है अपनी काबीना वालों के लिए और सेनेट वो अपना पार्लियामेंटेरियंस के लिए। ये जो है परवेज लाई, इसने 2 हेलीकॉप्टर और 1 जहाज और पता नहीं कितनी गाड़ियां ले ली। यार ये को तुक बनता है, हमारे बाप का माल है ये, किस चीज पे राज कर रहे हो? तुमको बादशाह हो यहाँ के, तुम जवाबदेह होना चाहिए तुम्हें इस जमहूरियत में। तुमने तो इसको अपनी पता नहीं कौन सी औलाद समझा हुआ कि हर चीज जो है वो तुम्हारी है और तुम्हारी मिल्कियत है। लोग भूखे मरे, फाके करे, लोगों को बताओ हम ये नहीं कर सकते, महंगाई हो गई, सब्सिडी दे, हमें बताए कि जी घाना में ही होता है, अमेरिका में ही होता है, फला जगह ही होता है कि हम सब्र शुक्र करके मरते रहे। यार अब तो 60 साल उम्र हो गई यार मेरी भी तकरीबन, और आप ये समझें कि 70-75 साल का ये मुल्क हो गया, तो तुम्हारी अपना बातें भी नहीं बदलती। बेशर्मी की भी एक हद है, बिल्कुल सारों की। मैं एक की बात ही नहीं कर रहा। लानत भेजे इनको, ये आखिरत पे यकीन करते होते तो इन लोगों की ये हरकतें होती। ये झूठ बोलते, इनमें से कोई आखिरत पे यकीन नहीं करता। ये चोर होते, ये डाकू होते, ये इस तरह के गासिब होते। अगर आखिरत पे यकीन होता है इन लोगों का, यार क्या बातें कर रही है। सही बात है, सही कह रहे हैं आप सर। बस अल्लाह हिफाजत करे हमारे मुल्क की। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने। बात करने की आज़ादी तो कम से कम होनी चाहिए। फिल्म को रिलीज होने दिया जाए, उसको देखा जाए। कोई बाहर से फंडिंग आ रही है, क्या चक्कर? मैं जवाब नहीं दे सकता, ये आप उनके कर्ताओं धर्ताओं से पूछिए। आप लोग जो है ना एक खास किस्म की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। हिंदू कम्युनिटी से ही क्यों ताल्लुक है? किस दौरे आपने इंडिया के किए हैं? कि कुछ भी आप दिखा रहे हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ऐसा करें। समाज के कपड़े क्या उतारूंगा जो ऑलरेडी नंगा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर जो है वो पानी फेंक दो। हम यही कहेंगे कि ना देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों, और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, नया साल आया और एक नई फिल्म आई है भीतर, जिसके डायरेक्टर हैं मोइन मज़हर साहब, और उसमें जो मेन किरदार अदा कर रही हैं वो 2 औरतें हैं, लेकिन एक मर्द भी हैं साथ जिनका नाम है उस्मान चौधरी साहब। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें पूछते हैं कि ज़नाना फिल्म में वो क्या कर रहे थे, और इतनी बड़ी जो नए साल के आगाज़ में इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, और ये जो इतना बड़ा जो है वो ट्रेंड चल रहा है इनके ख़िलाफ़ कि ये कोई जो है वो अटेंशन जो है वो लेने का तरीका नया पाकिस्तान में बनता जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि क्या चक्कर क्या है, और ये क्या समझते हैं कि क्या इन्होंने
उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है? क्या ये कुछ ऐसे हकाइक सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकईतन हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं? उस्मान चौधरी साहब की तरफ बढ़ते हैं। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं भीतर क्या है और ये कहाँ से आई है और कहाँ तक पहुँचाने का इरादा है आपको? जैन साहब, अभी इसका जो टीज़र है वो रिलीज़ हुआ है, जो आपने देखा है। मेरा ख्याल है कि कुछ भी सोचने या कुछ भी जो है वो अंदाज़े लगाने से बेहतर है कि फ़िल्म को रिलीज़ होने दिया जाए। फ़िल्म आ जाए तो ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि जब तक फिल्म नहीं आती, जो पहले से कंट्रोवर्सीज बनाई जा रही हैं और जो पहले से अजम्पशन बनाई जा रही हैं ख़ास तौर पे, और इस फिल्म को लेके काफ़ी नेगेटिविटी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये शायद बहुत मनफी रुझानात को परवान चढ़ाएगी हमारी सोसाइटी में। आप क्या समझते हैं, किसी किस्म की मनफी रुझानात तो नहीं आएंगे इस फिल्म से? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है बीइंग एन एक्टर कि बात करने की आज़ादी तो कम से कम होनी चाहिए। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ करने के लिए, लेकिन कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो कुछ भी हो सकता है, उस पर बात करने में तो कोई ममानियत नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि किसी को जो है वो एक ख़ास तबके को उकसाया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ करें, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो ये जो स्टोरी लाइन है इसकी, वो समझा ये जा रहा है कि वो को LGBT और इस तरह के जो है वो जो हमारी सोसाइटी अभी जिन उन्वानात पर फिल्म देखने को तैयार नहीं है, समझते हैं कि वैसी कोई फिल्म आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ है उसमें? हाँ, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि तैयार नहीं है। अब अगर कुछ लोग एक ख़ास कंटेंट को नहीं देखना चाहते तो हम यही कहेंगे कि ना देखें, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को उभारा जा रहा है या कुछ करने पे उकसाया जा रहा है। ये सारी कबल इस वक्त बातें हैं, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ की कि अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। फिल्म को रिलीज़ होने दिया जाए, उसको देखा जाए, और फिर अगर कोई ऐसा सवाल है तो वो डेफिनेटली किया जाए। नहीं, हम जो है ख़वातीन के रिश्ते पे तो पाबंदी नहीं लगाते कि ख़वातीन के आपस में रिश्ते होते हैं, सास बहू के, बेटी और माँ के। हमने ये लड़ाइयाँ सारी देखी हैं अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में। लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स आपस में ये जो रिश्ते आप इस मूवी में पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस के दायरे में आ जाएंगे? जैन साहब, आप बार बार मुझे उसी पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है। अच्छा, फिल्म को आने दें। हो सकता है कि आपके सारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसा कुछ ना हो। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रीच मिल रही है इंटरनेशनल मीडिया से, यानी वॉइस ऑफ अमेरिका आपको दे रहा है जनाब, और इस तरह से और भी कुछ लोग जो हैं वो आप जो बैरूनी मीडिया है, जिसको हम इम्पोर्टेड मीडिया कहते हैं, वो आपको बड़ा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। क्या मकसद है? कोई बाहर से फंडिंग आ रही है, क्या चक्कर है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी बताइए ताकि मैं भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, और ये सिर्फ क्या सराही हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि अभी जॉयलैंड की आपने देखा है कंट्रोवर्सी किस कदर क्रिएट हुई, और जॉयलैंड अभी भी पंजाब में तो बैन है और सिंध में हमने देखा कि उसकी वो अभी हो रही है, फिल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन पंजाब में अभी तक पाबंदी है। आप समझते हैं कि आपको पता भी है कि ऑडियंस जो है, या ऑडियंस अगर चाहती भी है, कुछ ख़ास ऑडियंस अगर चाहती भी है, तो कुछ लोग हैं, कुछ सेंसर बोर्ड्स हैं जो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, इसके बावजूद आप लोग इतना खर्चा करते हैं, तो ये रिस्क तो होता होगा कहीं ना कहीं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक जॉयलैंड की बात है, मैं चूँकि उस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ और कोई डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है मेरा उसके साथ, तो मैं जवाब नहीं दे सकता। ये आप उनके कर्ताओं धर्ताओं से पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। लोगों का ख्याल ये है कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ करते हैं, यानी आप उस चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं जो हमारे माशरे में नहीं हो रही, यानी LGBT हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, सेम सेक्स मैरिजेज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक्सेप्टेंस नहीं है अभी हमारे मशरकी माशरे में, तो लोग समझते हैं कि उन टॉपिक्स को लेकर फिल्में बनाकर आप लोग जो है ना एक ख़ास किस्म की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे बैरूनी जो लोग हैं उनकी कोई ख़ास प्रोपोगेशन है जो वो हमारे जो कल्चर है उसमें डालना चाहते हैं। आप किसी ऐसे मकसद का हिस्सा हैं? हुजूर, पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि उसको पिया ही जाए। मैं बार बार डोल दिए, अब बेहतर है ही कि डोल दो गिरा दिए, हाँ, ना पियो, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही बात पे मुसर हूँ और मैं एक ही बात बार बार कर रहा हूँ आपसे कि अभी टीज़र रिलीज़ हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिए,
फिल्म आने दीजिए, ये सारे सवालात, ये सारी क्या सराहियाँ इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें जो ख़वातीन के कैरेक्टर्स हैं उनको ख़ास फोकस दिया जा रहा है, यानी जो 2 ख़वातीन हैं इसमें, और उनका हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। आप भी एक हिंदू कैरेक्टर कर रहे हैं, रामेश नामी। तो आप मुझे ये बताएं कि हिंदू कम्युनिटी से ही क्यों ताल्लुक़ है? क्या वो जो हमारे यहाँ मुसलमान शिद्दत पसंद हैं उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल रहे हैं आप? जहाँ तक हिंदू फैमिली दिखाने का ताल्लुक़ है, तो यहाँ मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ कि मुस्लिम फैमिली दिखाई जाती तो आप कहते कि आप डबल गुनाह कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बाउंड्रीज़ तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, आप बड़े सोच समझ के और छोटे छोटे जवाबात दे रहे हैं, क्या कोई ख़ास किस्म का प्रेशर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माशाल्लाह जितने बेहतरीन सवाल कर रहे हैं आप, इनका कॉम्पैक्ट जवाब देना ही मेरा ख्याल है मुनासिब है। इंडिया में आपकी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है माशाल्लाह से, आपने बड़ा काम किया है, 21 दौरे आपने किए हैं। इतने तो इमरान खान साहब ने किए, नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए, 21 दौरे आपने इंडिया के किए हैं। इतने अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने किए होते तो हमारे हालात बेहतर हो जाते इंडिया के साथ। अब मुझे ये बताएं कि आपने इतने दौरे किए, वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप ऑडियंस में, वो कैसे लेंगे इस सारी मूवी को? हाँ, 21 दौरों के बाद अगर हालात बेहतर होते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिल्म आने के बाद जो फीडबैक आएगा उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो क्या सोचते हैं और उन्होंने इस फिल्म को किस तरह से लिया है। ये सारी बातें फिल्म आने के बाद ही की जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, यूट्यूब जैसा जो प्लेटफॉर्म है, एक तो क्या वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो उस प्लेटफॉर्म से वापस आ जाएगी, या आप इसको कोई इस्लाही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या आप माशरे को किसी तरह से कोई इस्लाही नुक्ता नज़र से कोई चीज़ देना चाह रहे हैं? सर, मेरा ये मानना है कि एक अदाकार या कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब किसी जो है वो थीम पे, किसी टॉपिक पे फिल्म बनाता है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में होता है कि वो लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, और कोई नेगेटिव चीज़ पेश करने का मकसद हरगिज़ नहीं होता कि आपको उकसाया जा रहा है। मेरा ख्याल है हमें बहसीत कौम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की अब ज़रूरत है, और वक्त भी मतलब आ ही गया है कि अब सोच समझ लें इस पर कि कुछ भी आप दिखा रहे हैं तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ऐसा करें। कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़, मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब एग्जिस्ट करती है तो उस पर बात करने में क्या ममानियत हो सकती है? मतलब मंटो साहब की वो लाइन बिल्कुल फिर यहाँ पे सही फिट होती है कि मैं इस समाज के कपड़े क्या उतारूंगा जो ऑलरेडी नंगा है। मज़हर मोइन साहब इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लेते हैं, आपने जब फिल्म साइन की तो आपके जहन में ये बात नहीं आई कि यार कोई नेगेटिविटी ना आ जाए मेरे साथ इतनी बड़ी? क्योंकि चमगादड़ जैसे सीरियल और इस तरह की चीज़ें और भी हमने देखी हैं। मज़हर मोइन साहब बड़े सख्त टॉपिक्स लेते हैं। सर, बीइंग एन एक्टर तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, ठीक है, और ऐसा कुछ ना सोचने का इरादा रखता हूँ। अदाकार का काम है अदाकारी करना, जो भी किरदार उसको दिया जाए उसको हकीकत का रंग देने की कोशिश करना। तो अब रही बात मज़हर मोइन साहब की, तो मैं उनको हिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो ये जोखिम उठाते हैं, वो ये सख्तियाँ उठाते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, इसके लिए तो वो हिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे ये बता दें, आपको इस फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे उम्मीद है कि जो बातें कही जा रही हैं, जो कबल अज़ वक्त एक नेगेटिव प्रोपेगेशन हो रही की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब फिल्म आएगी, और आपके साथ ही मैं बैठा हूँगा और आप कहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं था, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा था। ठीक है, यानी आप हमारी उम्मीदों से मैं चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर जाए। अच्छा, ठीक है, आप हमारी उम्मीदों पे पानी फेरना जाए। अब ये उस्मान भाई, सिर्फ मुझे ये बता दें, आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं। रमेश क्या है, और ये जो ख़वातीन ओरिएंटेड मूवी है, यानी वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, इसमें आपका किरदार क्या है और किस तरह से देखेंगे हम? सर, जिन हिदायत की आप बात कर रहे थे, इस हवाले से हिदायत मुझे ज़रूर हैं कि मैं बिल्कुल स्टोरी रिवील नहीं कर सकता। ठीक है, आपको चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, फिल्म आएगी तो आपको पता चल जाएगा। उस्मान भी मुझे ये बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि इस्लाही फिल्म है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सैलाब आ रहा है, ये जो आफतें आ रही हैं, इसमें भी आपकी फ़िल्म का किरदार है। आपको क्या लगता है? मुझे तो क्या लगना है, नहीं, ये तो मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो उनकी राय है, उस ऑडियंस को आप कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे काउंटर करेंगे? मेरी ये राय नहीं है सर। अच्छा, मैं ऐसा नहीं समझता। अच्छा, आप ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा नहीं समझते। नहीं, ऑब्वियसली मैं तो नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि एक वोट आ गया मेरे हक में, बस काफ़ी है मेरे लिए। मैं तो समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी जो है ना, आपकी फिल्म पे ना डालें।
ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा, चलें जी, उस्मान भाई तो तैयार हैं, मूवी आने की तैयारी हमें भी पकड़वा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक मूवी नहीं आती किसी किस्म की भी जो नेगेटिविटी है उसको पोर्ट्रे करने की ज़रूरत नहीं है, और वो समझते हैं कि आप अच्छी उम्मीदें रखें और एक इस्लाही फ़िल्म होगी जब ये फ़िल्म आएगी और हम यूट्यूब पे देखेंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई से हमें अच्छी उम्मीदें हैं और उस्मान भाई के हम हमेशा से मदार हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह के इस्लाही काम ज़रूर हों। अगर वाक़तन इस्लाही काम है, ये इस्लाही काम है या नहीं, ये फ़ैसला तो ऑब्वियसली ऑडियंस करेगी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हमें नासिर। कोई चोरी या डकैती नहीं हुई, चलान नहीं हुए, तो 15 पे कॉल करें। ये भी बता देंगे कि इस बंदे को जाने ना देना, अपने पास ही रखें, हम मौके पे आ जाएंगे। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल लाइलम है कि अगर आप 15 पे कॉल करें तो आपको किस किस्म की मुफीद वहाँ से मालूमात मिल सकती है। एक एक्साइज की ऐप है MTMIS, वहाँ पे जाके आप इसके नंबर वगैरह लिखेंगे ना कि ये किस बंदे के नाम है, इसको यानी कि कितने हार्ट ट्रांसफर हुई है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, आए रोज़ नए से नया फ्रॉड सामने आ रहा है और मासूम लोग जिनको कवानीन के मुतालिक नहीं आगाही होती वो सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। और मोटरसाइकिल का लेन देन ऐसा मामला है जिसमें अक्सर लोग हम थानों में देखते हैं कि वो बिला वजह उसमें फंस जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें नहीं पता कि जब मोटरसाइकिल ख़रीदनी है तो किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। और बेहतर तो ये है कि आप मार्केट्स में आए, वहाँ पर डीलर हज़रात बैठे हैं, उनसे लें, वो आपको तकरीबन चीज़ें, क्योंकि जब वो ख़रीदते हैं तो वो पूरी चीज़ें ख़रीदते हैं और जब वो बेचते हैं तो आपको पूरी चीज़ें भी देते हैं। लेकिन जब लोग आप निजी अपने मामलात में यानी कि मोहल्ले से खरीदी तो तब इस किस्म के मामलात में फंसते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, लाहौर होटल में इनका बड़ा नाम है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग कम से कम कोई मोहल्ले में मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो उनको कम से कम पूरी करनी चाहिए? सर, डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि उसके 3 पेपर होते हैं। एक कंपनी का लेटर होता है, ठीक है, एक उसके अंदर सेल इनवॉइस होती है और दूसरा जो सा होता है ना एक्साइज की तरफ से एक फॉर्म F मिलता है, ठीक है। वो आपने देखना, वो उसके अंदर लगा होगा, ठीक है। एक स्मार्ट कार्ड पहले कॉपी आती थी, तो 2019 के बाद स्मार्ट कार्ड आना शुरू हो गया। फिर दूसरी बात ये है कि ना एक एक्साइज की ऐप है MTMIS, ठीक है, उस पे जा MIS, ठीक है ना, वहाँ पे जाके आप इसके नंबर वगैरह लिखेंगे ना, जैसे इसका नंबर है LEP 1620, ठीक है, ये लिखेंगे ना तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी सामने कि ये किस बंदे के नाम है, इसको यानी कि कितने हार्ट ट्रांसफर हुई है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप इससे मजीद पता करना चाहते हैं ना कि इसके ऊपर कोई चोरी या डकैती नहीं हुई, चलान नहीं हुए, तो 15 पे कॉल करें, ठीक है। 15 पे कॉल करें, उनसे कहेंगे सर हमें इसके चलान का पता करना है, वो आपको सारी भी डिटेल बता देंगे इसके ऊपर। एक आम शहरी 15 पे कॉल करें और पूछे मोटरसाइकिल मुतालिक, वो आपको बता हाँ जी, वो आपको बता देंगे। आपने सिर्फ ये पूछना है उनसे कि इसके ऊपर सर चलान कितने हैं, ठीक है, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे, इसके ऊपर इतने चलान है, यहाँ पे चलान हुए हैं इस पे, ठीक है ना, वो सारा फिर आपको बता देंगे। हाँ, फौरी तौर पे वो आपको बता देंगे। वो आपको ये भी बता देंगे कि इस बंदे को जाने ना देना, अपने पास ही रखें, हम मौके पे आ जाएंगे, वो मौके पे आ जाएंगे। ये सबसे ज़बरदस्त बात जो बताई है वो ये है, मेरा ख्याल है इस वक्त जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं वो इस बात से बिल्कुल लाइलम है कि अगर आप 15 पे कॉल करें तो आपको किस किस्म की मुफीद वहाँ से मालूमात मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके ऊपर कुछ भी नहीं, वो फिर आते हैं, फिर अपनी कार्रवाई करते हैं और ले जाते हैं, फिर बकाया यही होता है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट में आके आप खरीदारी करेंगे ना तो उससे ये होता है कि हमने कस्टमर से पहले पैसे खर्च किए होते हैं, ठीक है, तो हमारा यही होता है कि हम अच्छी चीज़ पे पैसे खर्च करते हैं, ये यानी कि आम चीज़ पे नहीं। अच्छा, जब बेचने जाए तो उधर कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिसको पूरी करें तो खुदा ना खास्ता उसके बाद अगर कोई मामला हो जाता है आपके बेचने के बाद तो आपको ना कोई आए? वो सर सेल रसीदें होती हैं हमारे पास, ठीक है ना, हम अगर किसी को सेल आम के लिए भी यही है कि वो स्टाम्प वगैरह करवा ले या सेल रसीद में कोई मुआयदा कर ले, क्योंकि उसके ऊपर डेट लिखी जाती है, टाइम लिखा जाता है उसके ऊपर, तो वो आपको पता चल जाएगा यार इससे पहले के जिम्मेदार वो बंदा होगा, उसके बाद का जिम्मेदार आप खुद होंगे। अच्छा, तो पता चल जाता है। अच्छा, इस मार्केट के अंदर कौन से ऐसे गुर है जो एक आम बंदा यहाँ अगर मोटरसाइकिल बेचे तो वो कम से कम यानी कि यहाँ पर वो जो कमीशन है और ये वो है उनसे बचा जा सकता है? सर, कमीशन जो उनसे सारे ना तकरीबन डीलर एंड कमीशन एजेंट बैठे होते हैं, तो वो 2000 रुपये कमीशन होती है, ठीक है, मार्केट की। तो आप पहले बात कर लें उनके साथ कि यानी कि आप हमें इस मार्केट का कोई गुर नहीं बताएंगे? बताया मैंने आपको, यही होता है कि आप कह देंगे हमने साफी बात करनी है, हमने कमीशन के बगैर बात करनी है, फिर वो दुकानदार हजरात फिर कमीशन के साथ ही फिर आपसे बात करेंगे ना। तो नाज़रीन, ये थी एक बहुत ही मुफीद बातें जो आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचा सकते हैं अगर आप कोई मोटरसाइकिल वगैरह खरीदें या बेचें। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।